वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। तो जिन्होंने प्रोग्रेसिव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए। चलिए आज के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आज क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट ऑफ फेडरल बैंक ऑन इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज ग्लोबली। ठीक है, तो इसका पहले तो हम इस क्वेश्चन में हमेशा की पॉइंट्स ढूंढेंगे। ठीक है, इम्पैक्ट, ओके, देन हमें इंडियन इकोनॉमी पे देखना है एंड देन ग्लोबली। और ये नोट डाउन करिएगा कि ये 200 वर्ड्स का है, इससे ऊपर आपको नहीं जाना है। दो ये आंसर जो है 200 वर्ड से ज़्यादा है। आप इसे जिस तरह से आपको भी मन करे आप इसमें शॉर्टकट वगैरह करके आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेंगे। एक तो हमें क्या पूछा है, इम्पैक्ट पूछा है। ठीक है, किस पे? इंडिया पर एंड देन ग्लोबली। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें पूछा है इसने, तो हम पहले क्या लिखेंगे, इंट्रो डालेंगे। ठीक है, इंट्रो आप दो तरीके से डाल सकते हो। एक तो आप बता सकते हो कि फेडरल बैंक क्या है, नेक्स्ट ये न्यूज में क्यों था, या फिर आप दोनों को एक साथ लिख सकते हो। फिर उसके बाद अब हम डालेंगे इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ठीक है, फिर इम्पैक्ट, ग्लोबल इम्पैक्ट। ठीक है, एंड देन फिर हम डालेंगे कि इससे कंसर्न क्या अराइज होता है, चैलेंजेस। कंसर्न और चैलेंजेस एक ही हो गए। ठीक है, वे फॉरवर्ड फिर डालेंगे कि आप आगे क्या कर सकते हो, उसके लिए आपके आगे का डायरेक्शन क्या होगा, एंड देन आपका कंक्लूजन पॉइंट आएगा। तो ये आपका एक तरह से इसका फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट रहेगा। अब आप जो भी ये आंसर है उसको आप शॉर्ट करके इस फॉर्मेट में वो आंसर 200 वर्ड्स लिमिट में आप लिखोगे। चलिए फिर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब इंट्रो, इंट्रो में देखते हैं क्या है, आपको पॉइंट्स क्या लिखने हैं। तो इंट्रो है आपका, अ फेडरल रिजर्व बैंक इज अ रीजनल बैंक ऑफ फेडरल रिजर्व सिस्टम। फेडरल रिजर्व बैंक जो है रीजनल बैंक है किसका, फेडरल रिजर्व सिस्टम का, जो कि एक सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है किसका, यूनाइटेड स्टेट का। या तो आप सिर्फ और सिर्फ ये लिख सकते हो इंट्रो में, या फिर आप लिख सकते हो रिसेंटली देखा गया है कि पहली बार फेडरल रिजर्व बैंक ने अपना जो है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है। कितना, 2.5% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया 30 सालों में। पहली बार उसने 0.5% इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया गया। किस लिए, क्यों किया, टू कॉम्बैट ग्लोबल रिसेशन। मतलब जो ग्लोबल रिसेशन चल रहा है उसकी वजह से उन्होंने क्या किया है, अपने मार्केट को बूस्ट करने के लिए इन्होंने ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया है। या तो आप ये पॉइंट लिखो या ये लिखो, या फिर आप दोनों को कोलेट करके एक साथ लिख सकते हो। ठीक है, इंट्रो में। देन आते हैं, अब देखते हैं उसके बाद हमने पॉइंट डाला था, क्या स्ट्रक्चर बनाया था, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो इस पे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो पहला हो जाएगा आपका इंक्रीज इन करेंसी ट्रेड, कि करेंसी के ट्रेड में जो है इंक्रीज होगा। करेंसी के ट्रेड में इंक्रीज मतलब अगर ₹45 इक्वल टू $1 होता है, तो अभी जब डॉलर की कीमतें बढ़ जाएंगी तो अब क्या हो जाएगा, जो ₹80 इक्वल टू $1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डॉलर मजबूत हो गया है। तो इसकी वजह से अब हम जो गुड्स और सर्विस, जो भी गुड्स वगैरह खरीदेंगे उसके प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जहां पे हम $1 एक चीज खरीदने के लिए $1 दिया करते, अब हमें वही चीज खरीदने के लिए हमें $2 देना होगा। तो उसी को बोलेंगे करेंसी ट्रेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जिसकी वजह से हमारे इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे भी। एक्सपोर्ट तो हमारा बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब जहां पे हम लोग वहां मतलब $1 में पहले क्या करते थे, एक चीजें खरीदते थे। अब जब रुपये कमजोर हो गया है तो अब $1 में वो क्या करेंगे, दो चीजें उसी डॉलर में वो खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा, लेकिन जब इंपोर्ट की बात आएगी तो इंडिया को वो इंपोर्ट जो है महंगा पड़ेगा, क्योंकि
जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, अब जो भी चीजें वो इंपोर्ट करेगा उसको हमें ज्यादा उस चीज की प्राइजेस उन्हें देनी होगी डॉलर के फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी देख लिया, अब देखेंगे जो ये FII दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है क्या होंगे, ये मूव आउट ऑफ द कंट्री, मतलब ये अपना पैसा जो है कंट्री से बाहर निकालना शुरू कर देंगे। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि अगर ये US में वही पैसा इन्वेस्ट करते तो इनको क्या होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, अपना पैसा बाहर निकालना शुरू कर देंगे इंडिया से। फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट आपका, इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट ऑफ द बैंक। अब मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, रुपी मतलब ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डॉलर, तो ऑब्वियस ही बात है डॉलर जो है अप्रिशिएट हो जाएगा और रुपी जो है कमजोर हो जाएगा। तो अब बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा अपना, ताकि क्या हो, इंटरेस्ट रेट जब वो इंक्रीज कर देगा तो जो भी मार्केट में पैसा होगा लोग उसे कहाँ डालना शुरू कर देंगे, बैंक में सेव करना शुरू करेंगे ताकि उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिले। तो इसलिए बैंक भी जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, ना कि वो एक्सपेंडिंग में ज्यादा बिलीव नहीं करेंगे। वो अब क्या करेंगे, सेव करना शुरू कर देंगे, ना कि खर्च करना। तो जिससे क्या है, कंजम्पशन भी कम हो जाएगा, और जब कंजम्पशन कम होगा तो हमारे मार्केट में क्या आ जाएगा, डिफ्लेशन। ठीक है, और इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सप्लाई एंड डिमांड पे। होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए यहां पे मैंने बताया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो लोग क्या करेंगे, पैसा अपना सेव करना शुरू कर देंगे टू गेट हायर इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, जब मार्केट में अब इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, क्योंकि उनको अब कुछ भी वो अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, उनको डॉलर ज्यादा देना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू रुपी। ठीक है, डॉलर क्योंकि इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट होते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे क्या होंगे, डिले होने लगेंगे। ठीक है, फिर ये भी मैंने आपको बताया पॉइंट, इफेक्ट ऑन सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट। डिमांड, पैसे रहेंगे हाथ में तो डिमांड ज्यादा रहेगा, लेकिन सप्लाई भी तो चाहिए। अगर सप्लाई नहीं होगा तो चीजें क्या होंगी, इन्फ्लेशन आएंगे मार्केट में, राइट। और सप्लाई के लिए हमें गुड्स जो है, अगर फॉरेन कंट्री से हम इंपोर्ट करते तो हमें इंपोर्ट करना होगा, और इसकी वजह से हमें डॉलर ज्यादा देना होगा। तो डॉलर जो है वो मजबूत होता जाएगा, और इससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि डॉलर जो है निकलता चला जाएगा बाहर दूसरी कंट्रीज में। ठीक है, इकोनॉमी में हर चीज इंटर रिलेटेड है। आपको एक चीज समझ में आए तो आप बाकी पॉइंट्स जो है खुद से ही लिख सकते हो। ठीक है, देखो अब आप क्या करेंगे, जो भी बाहर के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अपना मनी डाल रखा है, मतलब उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रखा है, वो क्या करेंगे, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देंगे, क्योंकि अब उन्हें रुपये में कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वो उस रुपये को जो, मतलब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच के जो पैसा मिलेगा उसे अब US में उसे इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा रुपये पे भी, और हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे भी असर पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स आई होप मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। अब आप इसे अपने वर्डिंग्स में लिख लोगे। ठीक है, सब हेडिंग्स डाल के। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल इम्पैक्ट, देखते हैं अब। ठीक है, चलिए ग्लोबल इम्पैक्ट देख लेते हैं। मोर एक्सपेंसिव बोरोइंग कॉस्ट, ग्लोबल इम्पैक्ट। अब क्या होगा, बोरोइंग कॉस्ट जो है एक्सपेंसिव हो जाएगा। जैसे कि हमने IMF से पैसा निकाला, वो हमें डॉलर में पैसे देते हैं। ठीक है, फाइन। अब जब हमें इन्हें पे करना होगा ना, लोन को, इस लोन का जब हमें इंटरेस्ट पे करना होगा तो हमें पिछले की टर्म से अब ज्यादा पे करना होगा, तो इसीलिए बोरोइंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रिवर्स एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो पहले क्या करता था RBI, जो रुपी मार्केट में डाला हुआ था कि लोगों के पास पैसा है और वो चीजें और से और ज्यादा खरीदे, तो अब क्या करेगा, उसे वो रिवर्स कर देगा। मतलब
कि अब स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी कर देगा, ठीक है, कि मार्केट से ज्यादा पैसा निकाला जाए जिससे कि इन्फ्लेशन मार्केट में ना आ पाए, डिमांड और सप्लाई जो गैप क्रिएट हो रहा है वो गैप मत ना क्रिएट हो पाए, ठीक है। फिर उसके बाद मोस्टली इफेक्ट द लो इनकम कंट्रीज, जाहिर सी बात है लो इनकम कंट्रीज को कैसे इम्पैक्ट करेगा कि उनके पास अब चीजें, उनके लिए हर चीजें क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएंगी खरीदने के लिए। अगर वो बाहर से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो वो चीज क्या हो जाएगी, उनको महंगी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स एंड प्रोडक्ट। तो जो क्रूड ऑयल हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, मिनरल्स हो गए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो गए, ये सब के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द डॉलर, ठीक है। फिर क्या होगा, डिक्लाइन इन द एसेट प्राइस, ठीक है, ये क्या था, एसेट प्राइस में डिक्लाइन हो जाएगा। जैसे कि क्या एग्जांपल लेते हैं, सिलिकॉन वैली, अभी जब सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हुआ था उसमें क्या हुआ था, 80% उसके जो एसेट थे उन्होंने किसमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा था। तो जब इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट फेडरल बैंक ने बढ़ाया तो क्या हुआ, इनको लॉस होने लगा, क्योंकि अब इनको हर चीज में प्रॉफिट, पहले जो इनको प्रॉफिट मिलना था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अब वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब जैसे कि इन्होंने अगर रुपये में इन्वेस्ट किया होगा तो अब तो रुपये कमजोर होगी डॉलर के कंपैरिजन, तो अब जो इनको पैसे मिलेंगे वो क्या होंगे, वो डॉलर के कंपैरिजन तो कम ही मिलेंगे ना, तो इनको इस तरह से ये लॉस होगा। फिर देखते हैं कंसर्न, हमने सब स्ट्रक्चर जब बनाया था, अब उसमें पॉइंट आएगा कंसर्न, इससे क्या क्या राइज हो सकता है। एक तो पहले से वॉर और कोविड की वजह से मार्केट में रिसेशन चल रहे थे, अब जब इन्होंने इसे भी इंक्रीज कर दिया, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया, तो इसका जो असर है और ज्यादा हो जाएगा अदर इकोनॉमी पे, ना कि यूएस की इकोनॉमी की बात नहीं कर रही हूँ, अदर इकोनॉमीज पे। प्राइजेस जो है ग्रोसरीज की और गैसेस की इंक्रीज हो जाएगी, जो भी चीजें हम इंपोर्ट करते थे उसकी जब प्राइजेस इंक्रीज होंगी तो ऑब्वियसली बात है जब वो चीज मार्केट में आएंगी तो वो महंगी ही मिलेंगी। गोल्ड प्राइस में सौर मतलब गोल्ड प्राइजेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, और इंडिया जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंडिया को और ज्यादा प्राइजेस देने होंगे हर गोल्ड के। फिर जॉब कट्स, और लोगों का क्या है, इसके वजह जॉब्स भी चले जाएंगे, ठीक है। लोग कंपनीज क्या करेंगी, जब उनका ऑब्वियस बात है जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, उनके पास पैसे नहीं आ रहे, तो लोगों को निकालना शुरू होंगे अगर वो लॉस में जा रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका वे फॉरवर्ड। अब क्या क्या बैंक, जो इंडिया का बैंक, सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है, एक तो वो क्या कर सकता है कि वो परचेज करे लॉन्गर टर्म सिक्योरिटीज, ना कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज अब उसे परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे जो है इफेक्ट ज्यादा दिखता है इन कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म आपका हो जाता है 30 to 40 ईयर्स का सिक्योरिटीज खरीदते हैं, तो अगर शॉर्ट टर्म कोई इम्पैक्ट आपका है तो वो लॉन्ग टर्म में दिखता नहीं है उस चीज को, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या कर सकती है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज खरीद सकती है। नेक्स्ट है एनकरेजिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन। अब ये कह रहा है यहाँ पे, इसका कहने का है कि रेदर देन डिपेंडिंग ऑन अदर इकोनॉमी फॉर द कंजम्पशन, आप क्या करिए, अपनी ही इकोनॉमी में जो है कंजम्पशन को इंक्रीज करिए, मतलब डोमेस्टिक अपनी ही इकोनॉमी। कैसे कर सकते हैं वो, आप एक तो टैक्स कट करिए, मतलब टैक्स में छूट दीजिए, ठीक है, सब्सिडीज दीजिए, इस तरह से आप जो है अपनी ही इकोनॉमी का कंजम्पशन बढ़ाइए, ठीक है। फिर उसके बाद है रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन क्रूड ऑयल, मतलब अब क्या है कि हमें किस तरफ बढ़ना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। या फिर हम और क्या कर सकते हैं, जो चीज हम यूएस से खरीदते थे क्रूड ऑयल वगैरह, वो हम दूसरी कंट्री से खरीदना शुरू कर दे विद द स्वैप एग्रीमेंट, ठीक है। अब ये स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है कि हम एक दूसरे की करेंसी में ही चीजें खरीदते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि स्वैप एग्रीमेंट की हेल्प से हमें किसी और कंट्रीज के साथ ये क्रूड ऑयल्स खरीद सकते हैं, जैसा कि रशिया करता है चाइना के साथ। युआन करेंसी वो यूज करते हैं, ना कि डॉलर। अभी ये न्यूज में भी था कि रशिया ने स्टार्ट कर दिया है युआन की करेंसी में चीजें खरीदने के लिए, ठीक है। जैसे अभी इंडिया ने भी साइन किया था, इंडिया ने भी श्रीलंका के साथ जो है एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है, स्वैप एग्रीमेंट।
ताकि एक दूसरे की करेंसी वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यूज कर सके। ठीक है, तो इससे जो है डॉलर का इम्पैक्ट कम पड़ता है। और यहाँ है कि अपना जो ट्रेड रिलेशन है वो एनहांस करे अदर कंट्रीज के साथ, ना कि सिर्फ और सिर्फ यूएस पे ही डिपेंडेंट रहे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन में क्या हो सकता है, अभी मैंने बताया कि आरबीआई ने न्यू एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि जिससे स्वैप एग्रीमेंट जो है वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ करना शुरू कर दिया, जिससे कि डॉलर का इम्पैक्ट अब कम दिखेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो इंक्रीज हुआ है उसका इम्पैक्ट कम दिखेगा। और इन्होंने यूपीआई रेमिटेंसेस वगैरह ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने दूसरी कंट्रीज के पेमेंट रूट को भी इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। और क्या कर सकता है, इसकी वजह से क्या होगा, इंडिया की जो डिपेंडेंसी है डॉलर पे वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये पूरे आंसर समझ में आए और किस पैटर्न से इसको लिखना है वो भी आपको समझ में आया। ठीक है, तो आप इस तरह से पूरे पॉइंट्स को अच्छे से सब हेडिंग्स के साथ डिस्क्राइब करोगे, और जहां भी आपको लगे कि आपको एक दो लाइन लिखना चाहिए तो वहां पे आप लिखोगे। और वन थिंग मोर, वर्ड लिमिट्स, आप विद इन द वर्ड लिमिट्स कोई भी आंसर लिखोगे, और ये आपको इतना एनरिच्ड आंसर दिया गया है कि आप अगर इसे लिखोगे तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।